नमस्ते विद्यार्थियों कि एक बार फिर से केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का मैं इतिहास अध्यापक एनपी सिंह तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं बीए द्वितीय वर्ष आधुनिक विश्व के इतिहास में जो प्रकरण है वो फ्रांस की क्रांति के कारणों को भाग 2 लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। अगले वीडियो के अंदर हमने फ्रांस की क्रांति के कारण राजनीतिक कारण में कुछ बिंदुओं पर अध्ययन करना अभी बाकी रहा था, विस्तार से अध्ययन। इसमें कुशासन है, दोषपूर्ण सैनिक संगठन और राजा का विलासी जीवन के बारे में भी यहाँ विस्तार से अध्ययन करेंगे। एक एक बिंदु के ऊपर अपन विस्तार से अध्ययन करते रहेंगे एंड तक, यानी अंतिम समय तक इस वीडियो पर आप सभी विद्यार्थी बने रहें। डूबकर मेहनत करो अपने आज पर, डूबकर मेहनत करो अपने आज पर, जब कल निखरोगे। डूबकर मेहनत करो अपने आज पर, कल जब निखरोगे तो सबसे अलग ही दिखोगे। डूबकर मेहनत करो अपने आज पर, कल जब निखरोगे तो सबसे अलग ही दिखोगे। अपने जब एक एक प्रकरण पर बात कर रहे हैं, अपन बात कर रहे हैं फ्रांस की क्रांति के कारण भाग 2 में। फ्रांस की क्रांति क्यों हुई? एक राजशाही शासन के विरुद्ध जब जनता ने विद्रोह किया उसको बोलते फ्रांस की क्रांति। कुशासन तानाशाही शासन के विरुद्ध जनता ने जब विद्रोह कर दिया तो यही विद्रोह क्या कहलाता है? फ्रांस की क्रांति। और फ्रांस की क्रांति का जो टाइम पीरियड था वो 1789 ईस्वी था। फ्रांस की क्रांति क्यों हुई कि फ्रांस में कई ऐसे शासक हुए जिसमें अपन इंग्लैंड के बाद में कोई भी शक्तिशाली देश की अगर हम बात करें वो था फ्रांस। कौन था? फ्रांस। फ्रांस बहुत शक्तिशाली मजबूत था। एक समय ऐसा भी आया, अपन बात करते हैं 1763 से लगाकर 1763 से लगाकर अपन बात करते हैं 1715 ईस्वी के मध्य की अपन बात नहीं, 1743 से लगाकर 1715 ईस्वी के नहीं, एक एक बिंदु की अगर हम बात करें तो कोई भी, जैसे अपन बात कर रहे हैं 1763 से 1663 से लगाकर 1715 ईस्वी के मध्य की अगर हम बात करें तो उसमें एक फ्रांस का शासक हुआ करता था जिसका नाम है लुई चौदहवें। लुई चौदहवें ने के समय फ्रांस बहुत शक्तिशाली देश बन गया था। इतना शक्तिशाली देश बन गया था कि इतना मजबूत बन गया क्योंकि इसने अपने शासन काल में अपने आसपास के सभी राज्यों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया। साथ में छोटे छोटे सामंत लोग हैं उसके ऊपर भी नियंत्रण लगा दिया, जिसमें कहीं अथाह धन खर्च हो गया था, जिससे फ्रांस की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई। लेकिन इन शासकों ने इसके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि हमारे जनता परेशान हो रही है। उन्होंने अपने पैसे हैं। इसके बाद में लुई 15वें शासक बना। वे आलसी व्यक्ति था, विलासी प्रवृत्ति का व्यक्ति था, धन का व्यर्थ व्यय करता रहता था, ऐशो आराम की जिंदगी जीता था, जिसके कारण एक दिन ऐसा आया कि फ्रांस की जनता भूखे मरने लगी और यही सरकार के विरुद्ध में एक दिन खड़ी हो जाया करती है। ये फ्रांस की क्रांति हुई थी। हमने एक एक बिंदु के ऊपर बात कर रहे हैं कि राजनीतिक कारण क्या थे। राजनीतिक कारण की अपन बात कर रहे हैं। कुशासन, शासन तो था लेकिन कैसा था? कुशासन। यहाँ के जितने भी अधिकारी लोग थे वो पूरी तरह से क्या थे? भ्रष्ट लोग थे। कुशासन था शासन। बिंदु की बात करते राजनीति में अधिकारी लोग थे। अधिकारी यहाँ पर ये अधिकारी लोग थे। अधिकारी लोग वो कैसे थे? अयोग्य थे, भ्रष्ट लोग थे। कैसे थे? अयोग्य भ्रष्ट लोग थे। उनका जो प्रशासन था वो बिल्कुल पूरी तरह से भ्रष्ट था। फ्रांस में जो शासक का जो शासन था वो कई प्रांतों और जिलों में बटा हुआ था। यहाँ के जो शासक ने जनता पर लगभग 400 प्रकार की कर लगाए थे। टैक्स कितने प्रकार के? 400 प्रकार के टैक्स। इतने बड़े कोई टैक्स
जनता क्या दे सकती है? 400 प्रकार के टैक्स, और टैक्स भी लगाए तो उनकी भाषा थी लैटिन भाषा। कौन सी भाषा थी? लैटिन भाषा, जो जनता को आसानी से समझ में नहीं आ पाती थी। जनता इन टैक्स को आसानी से नहीं समझ पा रही थी, ऐसे उनके ऊपर टैक्स लगा दिए। जितने भी ऊंचे पद हुए होते थे वो शासक अपने खुद यानी ऊंचे पदों पर अपने ही कर्मचारियों अधिकारियों को नियुक्त करता था। ये जनता से मनमाने तरीके से कर व टैक्स कठोरतापूर्वक वसूल करते थे, जिसके कारण ये जनता है इन अधिकारी लोगों से, कर्मचारी लोगों से इतनी घृणा करने लगी कि उनके विरुद्ध में खड़ी हुई। एक दिन यही विरुद्ध का कारण हमारे फ्रांस की क्रांति हो जाया करती। ऐसा कुशासन अधिकारी लोग पर, यहाँ हर पद बिका जाता था पूरी तरह से, छोटे से लेकर बड़ा पद को बिका जाता था। ऊंची बोली लगाई जाती थी और ऊंची बोली लगाने वाले को पद पर नियुक्त किया जाता था। पोप पादरियों का भी उसमें बाहुबल हुआ करता था। बात करें अपन सैनिक संगठन की, बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं? सैनिक संगठन की। फ्रांस की क्रांति में सैनिक संगठन था, उसमें क्या थी? असमानता थी, असमानता थी। सेना में अभिजातीय यानी अभिजातीय वर्ग को ही सेना में भर्ती किया जाता था, चाहे वो सेना के योग्य हो या उसमें अस्त्र शस्त्र का ज्ञान हो, या अस्त्र शस्त्र का ज्ञान नहीं होने पर भी अभिजात वर्ग के लोगों को ही सेना में फ्रांस में लिया जाता था। अभिजात वर्ग में सामंत लोग हैं, सामंत हैं, पादरी लोग हैं, ये सारे अभिजात वर्ग के अंतर्गत आता था। उनको सेना में भर्ती करवाया जाता था, चाहे वो सेना के योग्य हो या नहीं हो, सेना के योग्य हो या नहीं हो, फिर भी निम्न वर्ग की अवहेलना की जाती थी, निम्न वर्ग की उसमें उन्नति नहीं हो पाई। निम्न वर्ग ऐसा था जिनको सेना के अंदर भर्ती नहीं किया जाता था, उसको उन्नति का अवसर नहीं दिया जाता था। एक दिन यही निम्न वर्ग के लोग हैं इस अभिजात वर्ग के लोगों के लोगों के विरुद्ध में पूरी तरह से खड़े हो जाते हैं, और सेना का जो संगठन था वो पूरी दोषपूर्ण था। अमीर और गरीबों में असमानता फैली हुई थी, यही असमानता क्रांति का कारण हुआ करती है। अगले बिंदु की बात करें, राजा का विलासी जीवन, यह भी फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था। लुई 16वें, लुई 14वें और लुई 15वें 16वें तक आते आते फ्रांस की स्थिति बहुत बिगड़ गई थी, क्योंकि जो फ्रांस का एक शासक हुआ करता था जिसका नाम है लुई 16वें। क्या नाम था? लुई 16वें। ये लुई 16वें हैं, बहुत विलासी प्रवृत्ति का व्यक्ति था, आलसी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। वो अपने कर्मचारियों, रईसों और अपने परिवार या असंख्य लोगों को लेकर एक वीनिया में एक बहुत बड़ा राजप्रसाद बनाया था। क्या बनाया? राजप्रसाद। अथाह पैसे, धन दौलत इस राजप्रसाद में पानी की तरह बहाए थे, और उस राजप्रसाद में ऐसो आराम की जिंदगी जी रहे थे। ये सारे पैसे उनके नहीं, ये जनता के ऊपर थे। जनता एक दिन कर्जे में इतनी डूब गई कि ये अपने शासक के विरुद्ध में खड़ी हो जाती है, उनके राजप्रसाद को चारों ओर से घेर लेती है, और घेरने के बाद में यहाँ पर एक क्रांति हो जाती है। उसको इतिहास में 1789 में फ्रांस की क्रांति कहा जाता है। वो अधिकारी, कर्मचारियों, सभी लोगों को लेकर विनिमय में एक राजप्रसाद था, उसमें वो सभी रहते थे, ऐसो आराम की जिंदगी जीते थे। ये अपना राजा का विलासी जीवन हुआ करता था लुई 16वें का, और पैसे व्यर्थ खर्च करने के कारण हमारे फ्रांस की जनता की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से खराब हो गई थी। हमने राजनीतिक अधिकार के बारे में पढ़ा, और अब हम एक एक बिंदु आर्थिक कारण के बारे में हम पढ़ रहे हैं। आर्थिक कारण क्या जिम्मेदार हुआ करता था फ्रांस की क्रांति के? आर्थिक कारण, जनता पर ऋण का भार होना,
दोषपूर्ण कर व्यवस्था, कर वसूलने की ठेकेदारी प्रथा, साहित्यकारों, विचारकों, दार्शनिकों का प्रभाव, साहित्यकारों, विचारकों और दार्शनिकों का प्रभाव, अंतर्राष्ट्रीय में अमेरिका का प्रभाव, इंग्लैंड का प्रभाव भी फ्रांस की क्रांति के ऊपर पड़ा। जनता पर ऋण का प्रभाव, इस बिंदु पर अपन हम बात करें जनता पर ऋण का प्रभाव। जनता की जो देखो देश में यानी फ्रांस में दो प्रकार के वर्ग थे, एक विशेषाधिकार रहित वर्ग, एक विशेषाधिकार वर्ग। विशेषाधिकार वर्ग में सामंत, राजा और बड़े कुलीन वर्ग के लोग आते थे, और दूसरे विशेषाधिकार रहित वर्ग में कृषक, मजदूर और मध्यम कैटेगरी के लोग आते थे। दोनों में बड़ी असमानताएं थी। देखो इसमें जनता पर ऋण का भार, इसमें 40% जो संपत्ति थी वो किनके पास में थी? सामंत लोगों के पास में थी। किसके पास में? सामंत, कुलीन वर्ग के लोगों के पास में थी। कुलीन वर्ग के लोगों के, ये कुलीन वर्ग के लोगों के पास 40% संपत्ति उनके पास में थी। वे राजकोष में बिल्कुल पैसा जमा नहीं करवाते थे, राजकोष में बिल्कुल पैसे जमा नहीं करवाते थे, और उनका जो सारा पैसा, सारा भार है वो निम्न वर्ग की जनता पर डाल दिया जाता, निम्न वर्ग की जनता पर डाल दिया जाता था, जिसके कारण ये निम्न वर्ग की जनता कर्जे में डूब गई और राष्ट्र भी कर्जे के अंदर डूब गया। ये लोगों के पास 40% संपत्ति थी, जैसे पादरी है, सामंत है, कुलीन वर्ग लोगों के पास में 40% संपत्ति थी। लोगों से कर वसूल करते थे और उनके पैसे राजकोष में तो जमा नहीं करवाते, खुद के ऐसे ऐशो आराम में इस पैसे को खर्च करते थे, और इस राज्य का सारा भार निम्न वर्ग के लोगों पर डाल दिया जाता था, और जिसके कारण निम्न वर्ग के लोग एक दिन आर्थिक दृष्टि से आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई कि ये लोग कर्जे के अंदर डूब गए। हमारा फ्रांस भी कर्जे के अंदर डूब गया, जिसके कारण फ्रांस में 1789 ईस्वी को फ्रांस की क्रांति हुई। यही कारण है जनता पर ऋण का प्रभाव। दोषपूर्ण कर व्यवस्था, कर तो लिए जाते थे पर कर कैसा था? दोषपूर्ण था। फ्रांस में एक ऐसा नियम बना हुआ था, अपन बात कर रहे हैं फ्रांस में कर वसूल करने के लिए ठेका दिया जाता था। क्या दिया जाता? ठेकेदारी प्रथा अपनाई जाती थी। कैसी? ठेकेदारी प्रथा अपनाई जाती थी। जो ज़्यादा ऊंची बोली लगाता था उसे कर वसूल या टैक्स वसूल करने के लिए ठेका दिया जाता था। ये ठेकेदारी लोग, जनता है, वो मनमानी तरीके से जनता से कर व टैक्स वसूल करती थी। जनता से मनमाने तरीके से क्या करते थे? कर व टैक्स वसूल करते थे। इन मनमाने टैक्स को अगर जनता नहीं देती थी तो उसके ऊपर कठोरतापूर्ण व्यवहार किया जाता था, उसको मारा जाता था, दंडित किया जाता था, और ये मनमाने तरीके से टैक्स वसूल करने के कारण जनता की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से क्या हो गई थी? खराब हो गई थी। ये जनता निम्न वर्ग की जो जनता थी, जिसमें कृषक लोग आते थे, उनको सामंतों के खेतों पर काम करना पड़ता था, और सामंतों के खेतों पर काम करने के बावजूद वो अपने खेतों में समय नहीं दे पाए, जिसके कारण उनकी स्थिति दिनों दिन इतनी बिगड़ गई कि यही जनता है वो एक दिन इन सामंतों के विरुद्ध में खड़ी हो जाती है। दूसरा कारण ये था कि विशेषाधिकार वर्ग के जो लोग थे, जैसे सामंत लोग हैं, सामंत वर्ग के लोग हैं, राजा महाराजा है, सगे संबंधी या पोप लोग हैं, उनको किसी प्रकार के कर व टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है।
टैक्स केवल निम्न वर्ग का ही लोग देंगे, तो ये कहाँ का न्याय हुआ भाई? निम्न वर्ग का लोग तो टैक्स देंगे और उनको टैक्स में छूट थी। तो एक दिन यही निम्न वर्ग की जनता इनके विरुद्ध में खड़ी हो जाती है। जब जनता किसी के विरुद्ध में खड़ी हो जाती है तो क्या हो जाती है? क्रांति। इसी प्रकार 1789 में क्या हो गई? क्रांति। बात करें अगले बिंदु की ओर, कर वसूल करने की ठेकेदारी प्रथा। मैंने पहले से ही बताई है कि ऊंची बोली लगाने वाले को कर व टैक्स वसूल करने के लिए ठेकेदारी प्रथा को अपनाया गया और कर को ठेके पर दिया जाता था। कर वसूल करने के लिए ठेका दिया जाता था और ठेका दिया जाने के ठेकेदार लोग हैं वो मनमानी तरीके से मतलब कर वसूल करते थे, जिसके कारण जनता एक दिन इसके विरुद्ध में खड़ी हुई। जब जनता किसी के विरुद्ध में खड़ी हो जाती है तो क्या हो जाता है? एक दिन क्रांति। चलो अपन बात करते हैं साहित्यकार, विचारकों और दार्शनिकों का प्रभाव फ्रांस की क्रांति के ऊपर कैसे पड़ा। चलो, साहित्यकारों, विचारकों और दार्शनिकों पर प्रभाव। फ्रांस में कुछ साहित्यकार, विचारकों और दार्शनिक लोगों का भी फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था। उन साहित्यकारों में लेखक हैं, विचारक हैं। साहित्यकारों, विचारक, उसमें कौन से हैं? लेखक लोग आते हैं, लेखक, विचारक और साहित्यकारों ने अपने पुस्तक के माध्यम से, अपने ग्रंथों के माध्यम से लोगों को समाज, प्रशासन, बुराइयों के बारे में क्या करवाया? अवगत करवाया कि आप किसी के गुलाम नहीं हैं और आप किसी के अधीन नहीं हैं, आप उसका विरोध कर सकते हो। साहित्यकारों, विचारकों और दार्शनिकों का फ्रांस की क्रांति पर उसके साहित्यकारों, विचारकों और दार्शनिकों का भी प्रभाव पड़ा। फ्रांस के लेखक, विचारकों, साहित्यकारों ने सभी लोगों को समाज, प्रशासन और प्रशासन की बुराइयों से रूबरू करवाया, जिसके जनता जागृत हो गई और उसमें समानता के भावनाओं का उसमें भावना आने लगी कि सभी लोग समान हैं। इसमें समाज, प्रशासन में बुराई। एक लेखक है जिसका नाम है मोंतेरेस्क्यू। उसने अपने कानून की आत्मा नामक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने स्वतंत्रता, समानता पर बल दिया। उसमें उसने कहा कि सभी जनता, चाहे वो निम्न वर्ग की जनता हो चाहे उच्च वर्ग की जनता हो, सभी जनताओं को समानता का अधिकार है। एक हम बात करें लॉक की, जिसमें पार्थिकी का शक्ति सिद्धांत भी दिया। इसमें भी उसने समाज के अमीर गरीबों के बीच में जो खाई थी उसको पूरी तरह से उन्होंने क्या कर दी थी? समाप्त कर दी थी। चलो, इस साहित्यकार, विचारकों का दार्शनिक प्रभाव था, जिसमें उन्होंने पुस्तकों आदि के माध्यम से लोगों को पूरी तरह से रूबरू करवाया। अपन बात करते समाजवाद के संदर्भ में बात करते हैं कि कार्ल मार्क्स कहते हैं कि समाज में चाहे वो कोई भी वर्ग हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सभी समान हैं। कार्ल मार्क्स ने तो यहाँ तक यह भी कहा है कि संसार के मजदूरों, तुम एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है लेकिन पाने के लिए पूरा संसार पड़ा है। ये कार्ल मार्क्स ने समानता के ऊपर करारा व्यंग्य और प्रहार किया था। तो समानता, सभी को समानता देनी चाहिए। चलो, अंतर्राष्ट्रीय कारण की बात करें। कारण भी है, और कारण कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय कारण। इस अंतर्राष्ट्रीय कारण का उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा? जैसे ही ये अमेरिका किसका उपनिवेश देश था? इंग्लैंड का उपनिवेश का मतलब होता है कि एक शक्तिशाली संपन्न देश का अपने से निर्बल और कमजोर देश पर अपना आधिपत्य स्थापित करना। कैसा देश है? उपनिवेश देश।
एक दिन अमेरिका की क्रांति होने के बाद अमेरिका पूरी तरह से स्वतंत्र हो गया और वो अपने खुद का अपना संविधान, लिखित संविधान बना दिया, खुद के कानून बना दिए, जिसके कारण दूसरे देशों ने भी उससे ये प्रेरणा ली और वो भी अपने को स्वतंत्र कराने के लिए, यूरोप के अन्य देश भी अपने को स्वतंत्र कराने के लिए क्रांति करने लगे और दलित और गरीब निम्न वर्ग के लोगों का भी उसके ऊपर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। अमेरिका की क्रांति का प्रभाव भी इन जनता के ऊपर पड़ा। अमेरिका स्वतंत्र हो गया तो यूरोप के अन्य देशों ने कहा कि जब अमेरिका स्वतंत्र हो सकता है तो हम क्यों स्वतंत्र नहीं हो सकते हैं, तो उनके स्वतंत्रता का प्रभाव भी उसके ऊपर बहुत अधिक पड़ा। बात कर रहे हैं इंग्लैंड का प्रभाव, अपन इंग्लैंड की बात कर रहे हैं। देखो इंग्लैंड में शासन था राजतंत्र का। कैसा शासन था? राजतंत्र था। राजा था वो तानाशाही था। कैसा था? तानाशाही शासन था। स्वेच्छाचारी था, मनमानी तरीके से कानून का निर्माण करता था। स्वेच्छाचारी तानाशाही प्रवृत्ति का व्यक्ति था, उसका ही कानून मान्य था, उसके ही न्यायालय मान्य थे। अभी अगर कोई इसका विरोध करता था तो उसको कड़ी से कड़ी कठोर दंड देता था। अगर ये राजा जो धर्म अपनाता था तो वो सभी को उनके ही धर्म को अपनाना पड़ता था। ये तानाशाही प्रवृत्ति का व्यक्ति था। तो इसके बाद में जनता जब इंग्लैंड के इस गौरवपूर्ण क्रांति के विरुद्ध जब खड़ी हुई, गौरवपूर्ण और रक्तहीन क्रांति का मतलब होता है ऐसी क्रांति, दोनों पक्ष में ऐसी क्रांति हुई थी कि जिसमें दोनों पक्ष से एक भी रक्त की बूंद नीचे नहीं गिरी, उसको बोलते गौरवपूर्ण और रक्तहीन क्रांति। ये इंग्लैंड के अंतर्गत ये क्रांति हुई थी। क्या हुई थी? इंग्लैंड के अंतर्गत ये क्रांति हुई थी। चलो, किसके हुई थी? इंग्लैंड की क्रांति। तो ये राजतंत्र समाप्त हुआ और कौन सा तंत्र इंग्लैंड में शुरू हुआ? वैधानिक तंत्र। और इसी वैधानिक तंत्र का प्रभाव भी फ्रांस के ऊपर पड़ा था। इसी वैधानिक तंत्र का प्रभाव, देखो फ्रांस के एक लेखक थे मोंटेस्क्यू और दूसरे रूसो, बहुत सारे दिद्रो हैं। ये सभी विचारकों का प्रभाव भी फ्रांस की क्रांति के ऊपर पड़ा, फ्रांस के ऊपर पड़ा। इसके कारण उन्होंने अपनी क्रांति कर दी। देखो ये क्रांति के एक एक बिंदु के ऊपर हमने यहाँ पर विस्तार से अध्ययन किया है। आप अपनी कॉपी के अंदर उसको जरूर अच्छी तरीके से नोट कीजिएगा, एक एक बिंदु। जैसे जनता पर ऋण का भार, निम्न वर्ग से टैक्स देना और उच्च वर्ग टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं है। तो देखो यही अन्याय, दोषपूर्ण कर व्यवस्था। देखो कर व्यवस्था थी वो दोषपूर्ण थी। कर वसूल करने की ठेकेदारी प्रथा, कर वसूल करने के लिए ऊंची बोली लगाने वाले को ठेके पर दी जाती थी। ये मनमाना कर व टैक्स वसूल करते थे लेकिन राज्य में जमा नहीं करवाते थे। साहित्यकार, विचारकों और दार्शनिकों का प्रभाव पड़ा। साहित्यकार, विचारकों और दार्शनिकों ने अपनी पुस्तकों के माध्यम से कानून की आत्मा, उसमें मोंटेस्क्यू ने लिखी थी, उसमें इन पुस्तकों के माध्यम से लोगों को जगाया, अपने समाज, अपने प्रशासन के बारे में, अपनी बुराइयों के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव भी बढ़ा। अंतर्राष्ट्रीय में अमेरिका की क्रांति का भी प्रभाव उसके ऊपर पड़ा और इंग्लैंड के राजा में शासन था, वो कुशासन के विरुद्ध उन्होंने विद्रोह कर दिया। दोषपूर्ण सैनिक संगठन से भी अमेरिका क्रांति हुई, क्योंकि निम्न उच्च वर्ग के लोगों को ही सेना में भर्ती करवाया जाता था, निम्न वर्ग की अवहेलना की जाती थी। राजा का विलासी जीवन होना, राजा मौज मस्ती, ऐशो आराम करता रहता था, जिसमें पैसे को पानी की तरह बहाया, जिसके कारण ये फ्रांस की जनता की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई, इसके विरुद्ध में खड़ी हुई। इस वीडियो के ऊपर मुझे प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। अगले वीडियो में मैं आपके साथ बना रहूँगा, यानी वीडियो लेकर आऊँगा फ्रांस की क्रांति के परिणाम। तब तक इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया दिए। धन्यवाद।